This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा हिन्दुवासरः कार्तिक शुद्ध नवमी दिनांक 23 नवंबर 2020 शरत् सूत्रस्थान अध्याय 27 शुक्ल वर्ग शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। No sound, I will join. Okay. रक्तपित्तकफोत्क्लेदि शुक्तं वातानुलोमनं कन्दमूलफलाद्यञ्च तद्वद् विद्यात् तथा सुखम् शाण्डाग्नि चासुतं शान्यत् कालाम्लं रोचनं लघु विद्यात् वर्गं गुणां नानम् एकादशतमं विषय तर्हि अयम् एकादशतमः कृतान्नानां वर्गः शुक्तादि सः अत्र प्रथमेन उक्तः इति कषायनरसं स्वादु सूक्ष्ममुष्णं व्यवायश्च पित्तलं बद्धविन्मूत्रं दशश्लेष्मविवर्धनम् इदानीं तैलवर्गः आरभ्यते वातग्नेषु उत्तमं बल्यं त्वचं मेधाग्निवर्धनं तैलं संयोगसंस्कारः सर्वरोगापहं मतम् तर्हि तैलम् अयं शब्दः एव तावत् तिलात् निष्पादितः तर्हि तैलं नाम तिलतैलमेव यदा कस्यचन तैलस्य नाम तत्र गृह्यते तदैव तत्तैलं तत्र अभिप्रेतं सार्षपतैलं वा सुम्बकतैलं वा किन्तु यदा केवलं तैलं कथ्यते तदा तिलतैलमेव अवगन्तव्यम् तो तिल तेल के गुणधर्म यहाँ पे बताए गए हैं वातग्नेषु उत्तमम वातग्न चीजों में सबसे बढ़िया इस प्रकार का परम औषध है बल्यम त्वचम मेधाग्निवर्धनम बल्य है त्वच है और मेधा अग्निवर्धन है मेधा और अग्नि को बढ़ा देने वाला इस प्रकार का तो ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि वाग्भट में जो गुणधर्म बताए गए हैं मुख्यं तीक्ष्णं व्यवायिष्य the same PDF file, same Adobe Acrobat Reader,
It functions differently in Sahasra Yoga and Charaka Samhita. I don't know what is the reason. So कषायन और रसम स्वादु सूक्ष्म उष्णम व्यवाही च। तिल तैल जो है वो कषायन और रस स्वादु सूक्ष्म उष्ण व्यवाही इस प्रकार का है। पर पित्तलम बद्ध विण्मूत्रम, पित्त कारक है, बद्ध विण्मूत्र है, ये थोड़ा अजीब है। स्नेह होने के बावजूद बद्ध विण्मूत्र निर्माण करने वाला न तो श्लेष्माभिवर्धन और कफ को बढ़ावा नहीं देता। वाक्तग्नेषु उत्तमम बल्यम। वातग्न में सबसे श्रेष्ठ उत्तम बल्य त्वच, त्वक दोष कृत, ऐसा वाग्भट में पाठ है और वहां पे टीकाकार में त्वक दोषम कृंतति इति त्वक दोष कृत इस प्रकार से बताया गया है। तो त्वक दोष को नाश करने वाला। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बाह्य प्रयोग में ये त्वक दोष को दूर करने वाला इस प्रकार का है, अभ्यंतर प्रयोग में त्वक दोष निर्माण करने वाला इस प्रकार का भी हो सकता है इस प्रकार से। और संस्कार या मूर्छना करने के बाद ये दोष नहीं रहते, ये भी कई लोगों का मानना है। तो पितरुचि विजय महाराज साहब सभी को तिल तेल का ही खाने के लिए जिक्र करते थे, अर्थात ये तड़का देना इस प्रकार से, और तड़का देना ये भी एक प्रकार की तैल की मूर्छना इस प्रकार की है। लेकिन ये मेधा और अग्निवर्धन है, त्वच है। हाँ, संयोग संस्कारात् सर्व रोगापहम, संयोग और संस्कार इसके जरिए सभी रोगों को दूर करने वाला इस प्रकार का है। तैल प्रयोगात अजरा निर्विकार। हाँ, नहीं आलेला आहे तरी यमक स्नेह ये अच्छा संयोग रहेगा तैल और घृत का, क्योंकि घृत वात पित्त शामक है और तैल वात कफ शामक है। तो दोनों मिलकर त्रिदोष शामक इस प्रकार का संयोग हो जाता है। और वैसा यमक स्नेह ग्रंथों में बताया है। तो शायद ये एक अच्छी चीज होगी कि हम घी और तेल दोनों का इस्तेमाल इसमें करें, तो हमारे भोजन के लिए करें। तो तैल प्रयोग के कारण अजर निर्विकार जितश्रम इस प्रकार के दैत्याधिपति पहले होते थे, जो राक्षस गण होते थे, ये सब तैल प्रयोग बड़ी मात्रा में करते थे। और अजर निर्विकार जितश्रम और अतिबला और अति बलवान इस प्रकार के होते थे। संख्ये दैत्याधिपते पुराः, दैत्याधिपते आसन्नति बला युद्धे, संख्या का मतलब भी शायद युद्ध होगा। भाव प्रकाश में यही पाठ आया है, लेकिन भाव प्रकाश में आसन्नति बला युद्धे इस प्रकार का पाठ है। और यहाँ पे संख्ये इस प्रकार का पाठ है। तो हमें फिर से तिल तेल का प्रयोग करना आरंभ करना चाहिए, खास करके बाहर लगाने के लिए तो तिल तेल अच्छा ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम सिद्ध तेल का प्रयोग करते हैं तो मूर्छित हो ही जाता है। और विदेशों में खास करके आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कैसे करें, इसके बारे में अभी जो प्रचलन है, तो आयुर्वेदिक मसाज, शिरोधारा, ये दो चीजें अहम इस प्रकार की है जो सद्य फलदायी है। मसाज जो है वो सद्य फलदायी है, और केवल तिल तेल से भी मसाज करेंगे तो भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और बहुत अच्छा तिल तेल पर विदेशों में मिलता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो सिसेमी ऑयल सभी जगह उपलब्ध है, और चिकनाहट भी उसमें अच्छी रहती है, और फिर उसका भलीभांति प्रयोग किया जा सकता है। यदि सद्य फलदायी होने के कारण तुरंत उससे लाभ होता है। तो शिरोधारा और मसाज
ये काफी प्रचलन में है, विशेषतः वात विकारों के लिए। हमारे यहाँ भी अभी ये शुरुआत हुई है। ऐरण्ड तैलम मधुरं गुरु श्लेष्माभिवर्धनम वातासु गुल्म हृद्रोग जीर्ण ज्वर हरम परम। सो एरंडी का तेल मधुर, गुरु और कफ बढ़ाने वाला इस प्रकार का है। वातरक्त गुल्म हृद्रोग जीर्ण ज्वर इन सभी में फायदेमंद इस प्रकार का है, परम श्रेष्ठ है। वैसे एरंडी का तेल खाने में रोजाना इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। कुछ लोगों को हम सुझाव देते हैं ऐसी बात में, अगर मलावष्टम्भ है और एरंड स्नेह लेने के लिए राजी नहीं है, तो मोहन के रूप में एरंड तेल अगर आटे में डालते हैं, चाहे रोटी हो, ज्वार गेहूं की रोटी हो या फिर ज्वार की रोटी हो, इसमें अगर एरंड स्नेह डालते हैं बनाते समय, डो बनाते समय, तो वो खुशखुशी इस प्रकार की हो जाती है और पता नहीं चलता, उसका टेस्ट का कुछ पता नहीं चलता और फायदे तो उसके मिलते हैं। तो शायद ये बात इस प्रकार से हो। सुकुमार का घृत वगैरह ऐसे कुछ सिद्ध स्नेह है जिसमें एरंडी के साथ घृत है। उनका भी भली भांति प्रयोग किया जा सकता है। तो वातरक्त, गुल्म, हृदरोग और जीर्ण ज्वर, इन सभी में ये एरंडी का तेल अच्छा है। ये गुणों में अंतर क्यों आता है, ये एक अजीब हिस्सा है। यहाँ के श्लोक और वाग्भट के श्लोक में काफी अंतर इस प्रकार का है। तत्तिक्तौषणम ऐरणम तैलम ऐरणम तैलम हाँ स्वादु सरन गुरु वर्मानंद श्लेष्म आश्रयोजयत वृक्षोपोच कटी गुह्य कोष्ठपुष्टाश्रयोजयत। तो उसमें काफी अलग फलश्रुति आई है वाग्भट में इस प्रकार से। तो ये डिफरेंस क्यों हो जाता है, ये थोड़ा समझने की बात है। कटुष्णम सार्षपं तैलम तय रक्तपित्त प्रदूषणम कफ शुक्रानिलहरम कंडू कोठ विनाशम। तो सर्षप या राजी का, मोहरी का जो तेल है, वो कटु, उष्ण, रक्तपित्त प्रदूषण है। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में इसका काफी प्रचलन है सर्षप तेल का। और कफ शुक्र अनिलहर, कब्बात हर है ये, लेकिन शुक्र को भी कम करने वाला है। कंडू कोठ विनाशनम, ये एक अहम चीज है। कंडू और कोठ इनका नाश करने वाला है। कुछ लोगों को मैंने यहाँ शीतपित्त या कोठ उदर्द, इसमें सिर्फ सर्षप तेल का अभ्यंग बताया था और उसका फायदा अच्छा होता है। ये काफी उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार का है। और शीत मारुत संस्पर्शात, ये शीत पित्त बढ़ता है, तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए ये अच्छा इस प्रकार का है। लेकिन ये रक्त पित्त प्रदूषण है, ये बात ध्यान में रखनी है। शायद उस हिसाब से नारिकेल तेल इसके साथ अगर प्रयोग करें, क्योंकि वो रक्त पित्त प्रसादन है नारिकेल, तो शायद बात बन जाए कि इसका ये जो दुष्परिणाम है वो कुछ हद तक कम हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका काफी प्रचलन सार्षप तेल का इस प्रकार का है। वहाँ के ठंड के हिसाब से शायद अच्छा होता होगा। प्रियाल तैलम मधुरं गुरु श्लेष्माभिवर्धनम हितमिच्छन्ति नात्योष्णात् संयोगे वातपित्तयोः। प्रियाल तेल वैसे प्रचलन में नहीं है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। गुरु कफवर्धन, मधुर और अनाप्योष्ण्य, ज्यादा गर्म न होने के कारण संयोग वात पित्त योग, वात पित्त संयोग में हित इस प्रकार का है। आतस्यम मधुराम्लं तु विपाके कटुकं तथा उष्णवीर्यं हितं वाते रक्तपित्त प्रकोपम। सातसी या जवस, इसका जो तेल है, अळशी
और उमा, वो मधुर अम्ल विपाक कटु उष्णवीर्य और वात के लिए अच्छा है, रक्तपित्त प्रकोपण है। लेकिन ये रक्तपित्त को बिगाड़ने वाला इस प्रकार का है। सर्षपतय शुक्रहर आहे नियमित वापरण्यामध्ये या दृष्टीने परिणाम दिसतात का? देखा नहीं गया एक्चुअली, हे पाहिले पाहिजे। तो केवल अर्थात एक चीज से उतना गहरा परिणाम नहीं होगा, लेकिन अगर दीर्घकाल प्रयोग चल रहा है तो ये शायद बात रहेगी। काय खाणार आहे? मोहरीचं बरोबर आहे ना, मी तेच सांगितलं। शुक्रवार परिणाम दिसतो का असं बघायला पाहिजे। तो सार्षप तैल इस प्रकार का है। कुसुम तैलम उष्णंच विपाके कटुकं गुरु विदाय च विशेषेण सर्वदोष प्रकोपनम। कुसुम्भ यानी कि करड़ई बोलते हैं, तो उसका तैल उष्ण विपाक में कटु गुरु विदाही और सर्वदोष का प्रकोप करने वाला इस प्रकार का है। तो इसका भी काफी प्रचलन है और इसके बारे में थोड़ा सजग होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। फिलहाल बहुत सारे तेल इस्तेमाल में आ रहे हैं और रिफाइंड तेल इस्तेमाल में आ रहे हैं, ये एक अजीब चीज है। तो रिफाइंड करते समय उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं और वो वास्तविक नैसर्गिक नहीं रहते, अच्छे नहीं है। फिर भी ये सस्ते हैं, इसलिए इनका प्रचलन काफी बढ़ गया है। इसमें सूर्यफूल का एक तेल है ज्यादा प्रचलन में। दूसरा जो है वो सोयाबीन का तेल है, वो तो विदेश से आया हुआ इस प्रकार का है। उच्च भ्रू क्लास में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होता रहता है और कुछ लोगों में राइस ब्रान ऑयल इसका प्रचलन ज्यादा है। और मूंगफली का सबसे महंगा है। ऑलिव ऑयल उससे भी महंगा होगा, लेकिन मूंगफली का सबसे महंगा है। ये भी विदेश से ही आया है, लेकिन गुणधर्मों के अनुसार देखा जाए तो मूंगफली का तेल अच्छा है, ऐसा थोड़ा सा दिखता है और हीट स्टेबल है। जो ऑलिव ऑयल है वो गुणधर्मों में अच्छा है, लेकिन वो हीट स्टेबल नहीं है, वो पित्त को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का है। शुरू में मैंने विदेशों में ऑलिव ऑयल का प्रयोग किया था ये बनाने के, तड़का बनाने के लिए। और मुझे पता चला कि गुणधर्म का है, ये पित्त को बढ़ावा देता है। तो जब मैं 15 दिन के बाद वापस आना लगता था तो मुझे पित्त होता था। तो फिर बाद में मैंने उसमें थोड़ा परिवर्तन लाया और ऑलिव ऑयल और घी दोनों को साथ में प्रयोग शुरू किया, तो फिर तकलीफ नहीं आई। तो वैसे ऑलिव ऑयल लेना ज्यादा अच्छा नहीं है। बाह्य प्रयोगात या तेलाचे गुण असेच राहतील का मसाज के साथ लावताना? ये भी एक अलग चीज है। तिल तेल केश्य इस प्रकार का बताया गया और वो बाह्य उपयोग से भी इस प्रकार का है। नारियल के तेल का प्रचलन बहुत ज्यादा है केश्य के हिसाब से, लेकिन flaxseed oil is also used, yeah. Then as dietary supplement, which also Raktapitta Prakopa, which is also Raktapitta Prakopa. I think Saffola is Kusumba or Taylor, which is promoted for heart disease. Yeah, that is true. तो ये बराबर नहीं है, लेकिन समाज में इसके बारे में काफी प्रचलन है और
ऑयल्स को चेंज करते रहना ये भी एक प्रचलन है कि हर 2-3 महीने के बाद ऑयल चेंज करो या मिक्स ऑयल का प्रयोग करो, ये भी प्रचलन में है। तो मैं समझता हूँ बेटर ऑप्शन है कि घी और तेल इसका प्रयोग करें साथ में, तो ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और अगर ऋतु के अनुसार परिवर्तन लाना है तो ठीक है। ये नारिकेल का तेल वैसे अच्छा है, लेकिन इन लोगों ने उसको बदनाम कर दिया कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये होता है, वो होता है, इस प्रकार से। अब वापिस लोग नारिकेल का तेल प्रयोग करने लगे हैं, खास करके अभ्यंग के लिए, शिरोभ्यंग के लिए। तो विंटर्स मध्ये ऑलिव्ह ऑइल चालेल आणि जिकडे एक्सट्रीम कोल्ड असते तिकडे केवल सैलड ड्रेसिंग के लिए अच्छा है, वो हीट स्टेबल नहीं है, तो डिकम्पोज हो जाता है गर्म करने से। तो तड़का देने के हिसाब से ऑलिव ऑयल अच्छा नहीं। तो बेटर ऑप्शन वहां पे तो तिल का तेल है या ग्राउंडनट ऑयल भी मिलता है, पीनट ऑयल भी मिलता है विदेशों में। तो मैं तो सभी को सुझाव देता रहा कि आप पीनट ऑयल का प्रयोग करो, और बाहर वर्क करने के लिए ये तिल तेल का, सेमी ऑयल का प्रयोग करो। तो ये बेटर ऑप्शन है। तो मैं समझता हूँ कि इसके बारे में काफी लोगों में जानकारी देना जरूरी इस प्रकार है। क्षेमकुतूहल एटसेट्रा शास्त्रावरील ग्रंथात कोणत्या तेलाचा उल्लेख आहे नित्य आहारात? उस समय में ये नारिकेल तेल और तिल तेल के बजाय और कुछ था ही नहीं। ये सरसों का तेल उत्तर प्रदेश में और कुसुम तेल वगैरह इस प्रकार के, लेकिन इन सभी में तिल तेल ही अच्छा है। केवल गर्मी के मौसम में नारिकेल तेल अच्छा है, वैसे केरल आदि प्रांतों में नारिकेल तेल का प्रचलन अभी भी है। तो देश के हिसाब से जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है वहाँ वो अच्छा है, और जहाँ बहुत ठंड है वहाँ पे तिल तेल अच्छा है। अभी मूंगफली का तेल सभी जगह में प्रयोग में लाया जा सकता है, और केवल गर्मी के मौसम में उसके बारे में थोड़ा सोचें। और उसके साथ अगर घी का प्रयोग करेंगे या तिल तेल के साथ घी का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये क्षेम कुतूहलम वगैरह सभी जो पुराने ग्रंथ हैं, ये सभी तेल शायद अभी इस चार 40-50 बरस में भारत में पहुंचे हैं, और उनका काफी प्रचलन बढ़ गया है इस प्रकार से। और दूसरा ऐसा है कि मास प्रोडक्शन होता है, कीमत कम रखते हैं और एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा होती रहती है। तो इसके जरिए लोग उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, और एक बार उसके आदी बन जाने पर वो बदलने के लिए तैयार नहीं होते। ये सबसे अहम चीज है। वास्तव में हृदरोग के लिए चिंता यही महत्वपूर्ण कारण है, और उसी को अगर दूर रखेंगे तो इसका ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। तली हुई चीजें नहीं खानी है, इसके बारे में संदेह नहीं है। खास करके तेल में तली हुई चीजें, घी में तली हुई फिर भी अच्छी है, लेकिन तेल में तली हुई चीजें अच्छी नहीं है। और वनस्पति घृत जो बताया जाता है, वनस्पति घी जो बताया जाता है, तो बिल्कुल बेकार है। तो वो नहीं ही लेना है। लेकिन खारी बिस्किट वगैरह इसके साथ में उसका काफी प्रचलन है, बिस्किट्स का काफी प्रचलन है। ये भी एक थोड़ा अजीब है कि कहीं बिस्किट्स ये केवल कुत्तों के लिए, और ये जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो और कुकीज, इनका प्रयोग मानव जाति के लिए किया जाता है इस प्रकार से। तो नॉन रिफाइंड ऑयल नॉट इजी टू गेट, हाउ वी शुड यूज ऑयल्स फॉर डेली यूज। नॉन रिफाइंड ऑयल मिलता है, ऐसे तो ना नहीं आपत्ति। तो महंगा होता है, इतना ही है। अभी हम फिल्टर ग्राउंडनट ऑयल, वो भी ऑर्गेनिक प्रयोग करते हैं, तो काफी महंगा है। वो 350 रुपये लीटर या किलो, ऐसा कुछ भाव है उसका।
5 लीटर का कैन लेते हैं, वो 1300 रुपये या कुछ हो जाता है इस प्रकार से। लेकिन ऑर्गेनिक स्टोर से या दूसरा एक हमारा सोर्स है, वहीं से यही तेल, हम मूंगफली का तेल नॉन रिफाइंड इस प्रकार का लाते हैं. तो वनस्पती घृत कसे बनवतात, ते हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है और इसमें भी निकेल कैडमियम ऐड होते रहते हैं. और शास्त्रज्ञों का कहना है कि शरीर का जो तापमान है वो उसको पचाने के लिए सक्षम नहीं है. 37 डिग्रीज, ये जो शरीर का मूल रूप से तापमान है वो उसको पचाने के लिए समर्थ नहीं है. लीवर ज्यादा बहुत गर्म अवयव है और उसमें इसको पचाने की शक्ति हो सकती है, या हमें बुखार हो जाए तो इसको पचाने की शक्ति हो सकती है. लेकिन जमिनीचे फिल्टर शेंगदाणा तेल बरे आहे. ओके. लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है ना. ऑर्गेनिक मूंगफली हो तभी उससे बना मूंगफली का तेल अच्छा रहेगा, या ऑर्गेनिक तिल हो उससे बना हुआ तेल, तिल का तेल अच्छा रहेगा. तिल का तेल का अभी ज्यादा प्रचलन है नहीं. ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी. यहाँ पुणे में एक्का ब्रांड और वीणा ब्रांड, ऐसे दो तिल तिल के मिलते हैं. तो एक्का जो है वो ज्यादा कटु उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार का है, और वीणा जो है उसमें उसके साथ इक्षु का रस भी आ जाता है, वो जो तेल निकालते हैं उस समय में, तो वो थोड़ा मधुर इस प्रकार का है. हम पहले तेल बनाने के लिए, बला तेल वगैरह बनाने के लिए ये 15 लीटर का डिब्बा लाते थे, वीणा या एक्का इस प्रकार के ब्रांड का. अभी तेल बनाना बंद हो गया है. शायद मैं वहां तिल लगाने वाला हूँ कोकण में अभी, और काफी मात्रा में लगाने वाला हूँ. तो हमारे लिए तिल का तेल उपलब्ध हो जाएगा, हमारे ही खेत से उपलब्ध हो जाएगा. और उसकी जो पेंट निकलती है वो भी गाय के लिए अच्छी रहेगी. और तिल के उत्पादन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ वहां ज्यादा लगाने. जो मैंने से फिल्टर शेंगदाणा तेल बरे आहे, बट मैं जो जिक्र कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक ही खाओ, ऑर्गेनिक मूंगफली का ही प्रयोग करो, तो बेटर ऑप्शन है कि ऑर्गेनिक तिल मूंगफली का तेल पाने की कोशिश करो. पॉमाली ऑइल, कॉटन सीड ऑइल हे आता सर्रास खूप रेडी टू ईट पदार्थात असते, जसे बिस्किट्स फरसाणमध्ये तळण्यासाठी वापरतात. तो ये तो बिल्कुल गलत इस प्रकार का है. और ये सबसे सस्ते हैं इसलिए ज्यादा प्रचलन में है. और कॉटन सीड ऑयल के बारे में, अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, तो उसका प्रयोग किसी भी तरीके से नहीं करना है. तो मैं अभी इस मुद्दे पे आ गया हूँ कि कॉटन के कपड़े भी नहीं लेने हैं. अगर लेने हैं तो लिनन ले ले, ताकि जिससे लिनन बनता है तो वो कपड़े ले लेंगे. लेकिन कॉटन के कपड़े भी नहीं खरीदने हैं. अभी ये कॉटन जो आ रहा है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, मालूम नहीं उसके परिणाम कैसे निकलेंगे. और इस प्रकार के फरसाण वगैरह ये सब खाने के लिए तो बिल्कुल गलत, बेकार इस प्रकार के हैं. तो अगर बनाना है तो घर पे ही बनाओ. पाम ऑइल पण यूज होते खूप, त्याचे गुण काय आहेत. यथाद्रव्य गुणोरिष्ट असा या तैल, तैलम तैलम सुयनियत तत्र. तो मेज के गुणधर्म देखने चाहिए. फ्रोजन फूड्स बनते हैं. ये फ्रोजन फूड या और एक गलत तरीका है जिसका विदेशों में काफी प्रचलन है, और हमारे भारतीय लोग भी उसका गलत फायदा उठा रहे हैं. लिनन कशापासून बनते, ताक, ताक से बनता है. तो ताक की खेती होती है, और मेरे ख्याल में अभी तक तो उसमें ये पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है. तो वो बेटर ऑप्शन है कि लिनन का प्रयोग करें और उसी के वस्त्र बनाए जाए. तो ये अभी सरकी या उसकी पेंट ये गायों को दी जाती है, वो भी गलत है. मालूम नहीं आगे उससे क्या नतीजे निकल आएंगे.
तो इसलिए मैं मूंगफली की इस प्रकार का प्रयोग कर रहा हूँ अभी हमारे जो गाय है उसके लिए। और वॉलनट ऑइल, आलमंड ऑइल हे सॅलड ड्रेसिंगसाठी वापरतात. ते कितपत योग्य आहे वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सैलड ड्रेसिंग के लिए। लेकिन ये हीट स्टेबल है या नहीं ये मालूम नहीं है, कच्चा ही प्रयोग लिनन अतसी पासून बनवतात। तो थोड़ा ढूंढो, क्योंकि मैंने सुना था ताग से बनता है इस प्रकार से। और उसके गुणधर्म क्या होंगे, ये स्टेम से बनेगा। और हम जो लिनन सीड का प्रयोग करते हैं अतसी के, उसके गुणधर्म और उसके पौधे के गुणधर्म अलग है क्या, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने सुना था लिनन ताग से बनता है इस प्रकार से। ताग का अंग्रेजी नाम क्या है, लिनन ही है क्या? थोड़ा ढूंढो। I have read that government has allowed 30 to 40% addition of palm oil to every oil. We don't have sufficient oil seed production in India. We have to import palm oil. We can cultivate only 30% of the required by us. Flax. What is flax? Flax is atasi, as you are saying. So this is really dangerous if we have insufficient oil or something like that. Then, and if government has allowed 30 to 40%, then it is dangerous. So, how to grow these that will be sufficient for us? That's a big question. And I think this till or peanut may not be a big issue. We have difficulty in growing groundnut or peanut in our coconut farm because there are rats and they eat it out. So we are not going for the farming of that. Maybe initially protecting them from all sides and then going for them might be possible, because that is also helpful in fixing nitrogen from the air. Up to 70% of our total requirement of oil we have to depend on import. So the government should take lead in this to increase the production of oil seeds and have more oil which we consume. So this is not actually the way to import it, this kind of oil, and allow them to use in our oils or mix in our oils. So I know one person from Aurangabad, not Aurangabad, Latur, who has his oil industry. Maybe we have a talk with him, but I am not sure whether he will be open up. Sunflower oil से गुणधर्म काय आहे, इसके बारे में थोड़ा भाव प्रकाश आदि नए ग्रंथों में इसके बारे में थोड़ा मिलेगा। सूर्य भक्ता ये है, लेकिन उसका ऑयल के लिए बताया नहीं गया है एक्चुअली। तो सूर्य भक्ता के गुणधर्मों को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और मैंने ऐसा भी सुना है कि जितना सनफ्लावर ऑयल बाजार में मिलता है उतना सनफ्लावर का उत्पादन ही नहीं है भारत में। तो इसमें मिलावट काफी है। और ये अच्छी मिलावट भी नहीं है। कम से कम ये फ्लैक्सीड ऑयल या ये जो दूसरा ऑयल ही इस्तेमाल करेंगे जो खाने की चीज है,
वो एक बेहतर है। अगर नॉन एडिबल ऑयल इसलिए मिक्स कर देते हैं तो भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो हाँ, ये गहराई में जाकर थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, प्रचलन क्या है। और दूध का उत्पादन बढ़ाए, घी का उत्पादन बढ़ाए, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। और घी और तेल इनको साथ में लेके जाए। लेकिन घी वैसे भी बहुत महंगा है। अगर भैंस का भी घी लेते हैं तो भी वो 500-600 रुपए किलो कम से कम इस प्रकार का है। और देसी गाय का तो 1500, 2000, 2500 किसी भी प्रकार का है। और तेल जो है वो 50-60 रुपए से लेकर 200-300 तक इस प्रकार का है। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। मिक्सिंग ऑफ विच टू ऑयल्स इज द बेस्ट कॉम्बो फॉर डेली यूज। मैं ऑयल नहीं कह रहा, मैं घी कह रहा हूँ। तो घी और तेल का मिक्स करना ये ज्यादा बेहतर। पीनट ऑयल और घी, इसका मिक्स करना ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो फलानां यानि च अन्यानि तैलानि आहारसंविधौ युज्यन्ते गुणकर्मभ्यां तानि ब्रूयात् यथा। तो फल के जो गुणधर्म रहेंगे, बीज के जो गुणधर्म रहेंगे, उन्हीं those which are cheapest and easily available, तो वो कंपनियों के लिए फायदेमंद है उनका मिक्सिंग करना। और ये पाम ऑयल ज्यादा इसमें इस्तेमाल में आता होगा। वैसे ये कोकम का तेल ये थिक हो जाता है। और उसका ज्यादा प्रचलन है नहीं। लेकिन ये अभी जैसे ये दक्षिण अफ्रीका में उत्पन्न होने वाला कौन सा कोको बटर या दूसरा एक शिया बटर, तो उसके बदले में अगर हम कोकम के तेल का प्रयोग कर सकते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए, तो एक थोड़ा देखना चाहिए ये इस प्रकार का हो सकता है क्या। और इसको जो देशी है उसको हम प्रचलन में कैसे लाए, इनके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वैसे मैं कोकम ट्रीज के बारे में सोच रहा हूँ कोकम में। What is the ideal way of cooking? Should vegetables be steamed or cooked in water or cooked in more oil? ये जो पारंपरिक पद्धति है वो पहले स्टीम कर लो और फिर बाद में तड़का देके उसकी सब्जी बनाओ, यही सबसे बेहतर रहेगा। कभी कभी तड़का से आरंभ करते हैं और बाद में पानी डाल के पचन के लिए रख देते हैं, तो ये पचन उसका हो जाता है, कुक पक जाता है, तो भी ठीक है इस प्रकार से। वो डिपेंड करता है वो कितना कठिन है और पचन होने में कितना समय लेता है। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि कुकिंग करे, पचन करे और फिर तड़का बनाए। अगर कठिन द्रव्य है, अगर ऐसा है कि हाँ पहले तड़का दे देंगे और फिर पानी डाल के बाद में पचन होने देंगे तो भी चलेगा। लेकिन स्नेह का उसमें प्रयोग होना जरूरी है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। वैसे उसकी मात्रा बहुत कम लगती है। अभी ज्यादा तेल का प्रयोग ये शुरू हो गया है। और स्नेहाढ्य बलिवीर योजना हा विशेषात शिंगी जाति के लिए ये बताया गया है, लेकिन बाकी सभी के लिए स्नेहाढ्य होना जरूरी है ऐसा नहीं है। जितना कि उससे स्वाद बने, जितना वायु को नियंत्रण कर सके, उतनी ही मात्रा में तेल डालना चाहिए। लहानपणी हिवाळ्यात त्वचा उलू नये म्हणून कोकम तेल लावत खडे असायचे गरम केले की वितळतात। हे आमसूल पासून से बनते की, ये आमसूल से ही बनता है।
और ये अच्छा तरीका है, वेगड़े काया है। ये कोकम का तेल इस प्रकार से बताते हैं। इन केरला vegetables are usually steamed first or cooked in coconut milk, then tadka is given or even tadka is omitted. That is fine. अगर आप नारिकेल के दूध का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें स्नेह आ ही जाता है, अलग से स्नेह डालने की जरूरत नहीं है। अगर देना है तो कोकोनट ऑयल का तड़का बाद में भी दे सकते हैं, वो भी एक चीज रहेगी। लेकिन इसमें स्नेह होना जरूरी है। बहुत सारे लोग मूंगफली की पाउडर डालते हैं, या फिर कोकोनट डालते हैं, ग्रेटेड कोकोनट डालते हैं, तो उसमें से भी हमें स्निग्धता मिल जाती है। तो हमें किस तरीके से करना है ये थोड़ा सा देखना चाहिए। एंड तड़का देना बेहतर इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में काफी बहस हो सकती है कि क्या क्या प्रचलन में है, और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। सो अगर हम पूरे विश्व के स्वास्थ्य के बारे में विचार करते हैं, तो किस देश में किस प्रकार का प्रचलन है, वहाँ की इंडस्ट्री किस प्रकार की है, क्या बना रही है, उसके गुणकर्म क्या है, मार्केटिंग, एग्रेसिव मार्केटिंग किसका है। जैसे सोयाबीन का एग्रेसिव मार्केटिंग हुआ और सोया प्रचलन में आ गए, उसी प्रकार बाकी चीजों का भी अगर एग्रेसिव मार्केटिंग इस प्रकार का रहेगा तो वो प्रचलन में आ जाएंगे। ऑलिव ऑयल भी इसी तरीके से प्रचलन में आ गया, या जो लोग विदेशों में बस रहे हैं, उन्होंने ऑलिव ऑयल शुरू किया और अब फिर वो भारत में भी आ गया। How about gravy dishes, sir? Should the gravy be of onion, tomato, or of groundnut, or coconut, or तिल? ये टमाटर का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और वो वास्तव में अच्छा नहीं है। मैंने देखा है कि एक हफ्ते के लिए 4 किलो टमाटर घर में आते हैं। हाँ, तो ये काफी बड़ी मात्रा है। इस करके 4 लोगों का अगर घर है तो ये काफी बड़ी मात्रा है। तो इतना तो इस्तेमाल हमारे यहाँ, ये टैमेरिन या अमली का चिंच इसका प्रयोग होता था। कोकम में कोकम का प्रयोग होता था। तो वो बेहतर चॉइस है, वो बहुत कम मात्रा में लेना पड़ता है। आंवले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं इतना प्रयोग टमाटर का क्यों शुरू हो गया इस प्रकार से। और हर घर की एक खासियत होती है, ये जाति अनुसार, धर्म के अनुसार भी बदलता रहता है। तो राईस ब्रान मध्ये तेल येते कुठून ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन बताते हैं राईस ब्रान से बनता है। अब मैंने कभी लाके भी देखा नहीं है, या उसकी टेस्ट कैसी होती है, और वास्तव में ये इस्तेमाल करने लायक है नहीं। Most of the chutneys in our traditional diet are from tailor seeds and also used in small quantities because oil becomes rancid very fast. So refining process is promoted to increase shelf life. Ginger, garlic, onion, coconut paste is good for gravy. Really not. उसमें ऐसा है, व्यंजन व्यंजन ही होना चाहिए, या जो हरित का वर्ग है उसका प्रयोग सिर्फ उतना ही चाहिए कि जैसे कि मूल द्रव्य की जो टेस्ट है वो बिगड़े नहीं। अभी होटल्स में जाते हैं तो केवल ग्रेवी, रेड ग्रेवी है या ग्रीन ग्रेवी है, इसके आधार पर जो भी कुछ डाला है उसका कुछ संबंध ही नहीं रहता। किसी की भी सब्जी बनाओ
ग्रेवी कौन सी पड़ने वाली है उसके आधार पर उसकी टेस्ट होगी। तो ये अजब मामला है। हमारे यहाँ मूल गुणधर्म होने चाहिए उस द्रव्य के। तो इन मसालों का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में ही होना बेहतर है। लेकिन प्रचलन अभी जो ज्यादा है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इन मसालों का प्रयोग होता रहता है। और वो वास्तव में अच्छी चीज नहीं है। तो मूल द्रव्य की जो टेस्ट है वो आनी चाहिए बाहेर। उद्या ग्रेव्हीमध्ये बँकेत सात सुरा असं बँकेचा बटरचा राईसब्रान म्हणजे राईसवर जे लाल आवरण असते त्यात ज्याला पॉलिशच्या नव नावाखाली काढतात त्यात ऑइल असते असे वाचले। लेकिन ज्यादा पॉलिश नहीं करना है एक्चुअली। इसमें काफी विटामिन होते हैं। और पहले ये प्रचलन नहीं था। पॉलिश करायच्या आधी त्याचं तेल करतात। हो ना तेच सांगते ती। पण ते मुळात जास्त काढायचं नाही असं आहे। नहीं, तो त्यावर तेल जास्त घालायचं। हाँ, लेकिन उसमें वो रहता है नहीं, विटामिन वगैरह रहते हैं नहीं रहते मालूम नहीं। एक बार ही पॉलिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। हमारे घर का चावल अभी उस प्रकार का है। लेकिन ज्यादा प्रचलन बहुत शुभ्र इस प्रकार के चावल का है। राईस ब्रान म्हणजे राईसवर जे लाल आवरण असते त्यात ज्याला पॉलिशच्या नावाखाली काढतात त्यात ऑइल असते असे वाचले। ओके। आलमंड ऑइल वापरले तर ये विदेशों में पॉसिबल है, भारत में नहीं पॉसिबल। आलमंड ऑयल बहुत ही महंगा है। और अच्छा मिलेगा इसके बारे में संदेह है। उसमें भी स्वीट आलमंड ऑयल और ये तिक्त इस प्रकार कड़ू आलमंड ऑयल ऐसे दो मिलते हैं। तो वो बिटर वाला जो है वो तो केवल एक्सटर्नल यूज में ही हो सकता है। स्वीट आलमंड ऑयल मैंने लोगों को रेकमेंड भी किया है खाने के लिए या फिर कान में डालने के लिए। तो लेकिन उसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा है तो रोजाना इस्तेमाल में नहीं आ सकता इस प्रकार से। तो ये सब अहम चीजें हैं कि आहार संभवम वस्तु रोगाश आहार संभवा। आहार से ही शरीर बनता है और रोग भी आहार से ही बनते हैं। और हम इतनी गहराई में जाते ही नहीं है। ये जो सब हम पढ़ रहे हैं ये पुराने जमाने का है। अभी पता ही नहीं है क्या चल रहा है बाहर, क्या प्रयोग में लाया जा रहा है और किस ढंग से किया जा रहा है। तो इसके बारे में भी सोचना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। कल जो मेरी क्वेश्चन आंसर हुए थे प्रसाद जी ने जो आयोजन किया था पूर्व रूप और रूप के बारे में। तो कैंसर वगैरह डिसीजेस में हम किस प्रकार से विचार करें इसके बारे में बहस हुई थी। मैंने एक केस भी प्रेजेंट की थी कि किडनी का कैंसर डायग्नोस हुआ। अब हमारे ग्रंथों में किडनी के बारे में ज्यादा जानकारी है ही नहीं। किडनी का एब्सेस हो, रीनल एब्सेस या किडनी का कैंसर हो या और कुछ किडनी ट्यूबरकुलोसिस इस प्रकार का हो, ग्रंथों में इसके बारे में कुछ भी वर्णन ही नहीं है। और ये हिप्पेलेस इमैचुरिया ये भी वर्णन नहीं है। उष्णवात इस प्रकार का एक डिसीज बताया गया है और सरोजन निरुजम वापी निरुजम भी वहां पे बताया गया है। लेकिन
उसका संबंध किडनी कैंसर से हो ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो अगर हम लाइफस्टाइल को ही नहीं देखेंगे, अगर हम पूरी हिस्ट्री नहीं लेंगे खाने के पीने के बारे में, तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। और ये तो उससे भी पर है कि हम कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, रोजाना ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वगैरह इस प्रकार से। वो एक्चुअली क्या है वास्तव में? वही ऑयल है, रिफाइंड है, या उसमें कुछ मिलावट इस प्रकार की है? आपल्याकडे तेल हे केवळ बीजापासूनच सांगितले आहे, राईस ब्रान ऑइल से हे तसे बीजापासून बनत नाही, म्हणून त्याला आपल्यानुसार तेल म्हणता येणार नाही. ये ऐसा है थोड़ा सा, हस्क जो है राइस का, वो उसका ही एक पार्ट है। और एक्चुअली तेल किसमें रहता है ये एक अहम चीज रहेगी। कोकोनट में, तिल में, ग्राउंड नट में, वो पूरे तिलेशु तैलम, ये एक अभिव्यापक आधार का उदाहरण दिया गया है। वो पूरा उसको व्याप्त करके रहता है। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति तिलेषु तैलमस्ति, ये आधारोधिकरण, ये जो पाणिनि का सूत्र है। तो उसमें तिल तेल का उदाहरण इस प्रकार का दिया गया है। तो तेल किस पार्ट में है या पूरा उसको व्याप्त है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और अगर ये केवल बाहरी आवरण में ही है राइस ब्रान में, तो शायद उसके बारे में थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा। मैंने एक तो डॉक्टर लीला गोखले की लड़की ने जो लेख लिखा था उसके बारे में बताया था कि कष्टार्थ, ये तकलीफ थी वो जो एमबीबीएस कर रहे थे। तो उस जमाने के उनके एक एलोपैथी डॉक्टर ने उनको कुछ पुड़िया बना के दी और बताया कि भोजन के साथ खाओ। वो खाने के बाद तिलक बीज असेच आहे, यस, लेकिन होल है। तिल के किस पार्ट में तेल है इस प्रकार का नहीं है, पूरा व्याप्त है इस प्रकार से। तो उसको पहले ही मेंस्ट्रुएशन में रिजल्ट्स आ गए, काफी तकलीफ कम हो गई। तो उन्होंने पूछा तुमने क्या दिया था, तो डॉक्टर ने बताया कि ये कोंडा है चावल का, हस का तिल। और इसमें विटामिन बी 1 होता है जो इसके लिए फायदेमंद है, कष्टार्थ के लिए। आगे चलकर उन्होंने काफी मरीजों में इसका प्रयोग किया। उस समय जमाने में ग्लैक्सो कंपनी का बी 1 का टैबलेट आता था, तो वो भी प्रिस्क्राइब करती थी। बाद में उन्होंने 30 लड़कियों के ऊपर इसका प्रयोग किया और लैंसेट को भेज दिया। तो लैंसेट ने स्टैंड ले लिया कि 30 ये काफी कम संख्या है, आपको ज्यादा पैमाने पर इसका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे करवे श्री स्त्री शिक्षण व्यवस्था में उन्होंने 500-600 विद्यार्थियों पर उसका प्रयोग किया और फिर भेज दिया। फिर लैंसेट का स्टैंड ऐसा था कि ये फूड प्रोडक्ट है, ये मेडिसिन नहीं है, तो इसको हम नहीं पब्लिश कर सकते। फिर उन्होंने उसके बारे में काफी बहस की और कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में पेपर पढ़े। इस दरमियान ग्लैक्सो ने उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया बी 1 का। और अभी जो प्रचलन में है वो केवल एनालिसिस देते रहना, ऐसा है। हमारे हिसाब में ये वायु की विकृति है, अपान वायु की दृष्टि है, उदावर्त है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उसके हिसाब से कुछ करना चाहिए। फिर भी केवल उदावृत्ता योनि व्यापक है तो भी ठीक है, वो ट्रीट कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जो अभी प्रचलन में ज्यादा है, उसमें ये काफी दिक्कत वाली बात हो जाती है कि किसी भी तरीके से पेन किलर्स का इस्तेमाल करो, आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करो, फिर भी वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो
उस जमाने में विटामिन्स का प्रचलन ज्यादा था और विटामिन्स की डिफिशियंसीज के कारण ये रोग होते हैं और उनको दूर करने के लिए वो विटामिन मूल रूप से देने का प्रकार इस प्रकार का। फिर ये सिंथेसाइज होने लगे विटामिन। अभी जो चल रहा है D3 और B12, इसकी काफी कमी है और कोई भी उसके मूल कारणों तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि सूर्य ही सोर्स है विटामिन D3 का। और गायें धूप में टहलती थी, उनके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से हमें ये मिल जाता था, विटामिन D3 मिल जाता था। जैसे जर्सी गाय आ गई और उनका टहलना बंद हो गया तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी शुरू हुई और इस कारणों को ढूंढने के बजाय बाहर से विटामिन D3 देना आरंभ करो, ऐसा प्रचलन में आ गया। तो ये भी काफी अजीब इस प्रकार का सिलसिला है। अमेरिकन FDA ने बता दिया कि विटामिन D3 है नहीं अभी दूध में, तो फोर्टिफाई करो दूध इस प्रकार से। और कंपनियों ने देखा कि अगर मरे हुए गाय का भी चमड़ी धूप में रखते हैं तो उसके नीचे विटामिन D3 तैयार हो जाता है और वो सबसे सस्ता है, तो उसका प्रचलन अभी अमेरिका में है। इस प्रकार से विटामिन D3 निकाल के वो दूध में डाल के दूध बेचना, इस प्रकार का भी चल रहा है। B12 के बारे में भी वही स्थिति है। देसी गाय जब तक उनका दूध का प्रचलन था तब तक ये नौबत नहीं थी। अब ये विदेशी गाय आ गई और फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई और ये तो एनिमल प्रोडक्ट ही है। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए केवल दूध से ही विटामिन B12 मिलेगा, ऐसी परिस्थिति है। ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो गया है। तो इन सभी के बारे में जानकारी होना और ये परिवर्तन क्यों आ गए, विटामिन D3 या B12 की डिफिशियंसी क्यों आ गई, इसके बारे में किसी को सोचना ही नहीं है। जस्ट फार्मेसी बना रही है, वो लेके आना है, कंज्यूम करते रहना है। Is this true that disease manifest in your body according to your स्वभाव और मानसिक? Example, a miser person is generally constipated. Miser. There is no doubt कि ये रिफ्लेक्शन तुम्हारे मानस भावों का शारीरिक भावों पर आ जाता है और उसके जरिए कई बीमारियां होती है। कंजूस, ओके। तो उसको संचय करने की आदत रहती है कंजूस व्यक्ति को, तो फिर उसको कॉन्स्टिपेशन होता है। ये पॉसिबल है इस प्रकार का। तो दाता समझ सत्य पर क्षमावान आपको कुछ सर्वीच भवत्य रोगा। हम हमारे पास जो भी है उसका दान करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर विद्या है तो विद्या है, विद्या दे दो, धन है तो धन दे दो, प्यार है तो प्यार दे दो वगैरह वगैरह। लेकिन जो हमारे पास है वो लोगों को देना है बगैर कोई अपेक्षा से कि उससे मुझे रिटर्न गिफ्ट क्या आएगा, ये नहीं सोचना। जो मेरे पास है जो मैं दे सकता हूँ वो मैं देना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। तो ये एक दातृत्व होना, ये एक अहम चीज है। और लोग कंजर्वेटिव इस प्रकार इसलिए होते हैं, वो सोचते हैं अगर मुझ पे तोहमत आ जाएगी, मुझे जरूरत पड़ेगी और मेरे पास में कुछ नहीं रहेगा तो मैं कैसे करूँ, इस विचार से अकड़ते हैं कि नहीं देना है, मैं संचय करता रहूंगा इस प्रकार से। तो योग मार्ग पर चलना है या अध्यात्म के मार्ग पर चलना है तो सर्वसंग परित्याग, वैराग्य वगैरह वगैरह, ये जो बताया गया है वो एक अहम चीज है कि हमारे पास जो भी है वो लोगों को दे देना और वैराग्य वृत्ति धारण करना। लेकिन ये आसान बिल्कुल नहीं है। हम अगर इस प्रकार से सोचते रहेंगे कि मेरा क्या होगा, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, इस प्रकार से, तो फिर ये बात बनेगी नहीं।
तो इसका ये मतलब जरूर है कि इसके आधार पर मानसिक भावों का परिणाम शारीरिक भावों पर होता रहता है, और ये पॉसिबल है कि मेजर पर्सन जनरली कॉन्स्टिपेटेड हो सकता है। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं और कल सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्टेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. Homeopathic remedies are according to psychosomatic evaluation of the person, and they have thought process like this that neither people have constipation. अच्छा ऑब्जर्वेशन है। और हमारे हिसाब में भी ये हो सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, तो उस बात को ध्यान में रखें। आज 4 बजे योग सूत्र, यस, तो आज 4 बजे योग सूत्र का वाचन करेंगे।